तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप भी सोच रहे होगे कि बार बार आता है ईपीएफओ की वीडियो लेके, लेकिन बात कुछ ऐसी है ना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डीएम और कमेंट आ रहे हैं कि मतलब ईपीएफओ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। और कुछ का कमेंट आया, कुछ के डीएम आए कि भाई क्या काम करना पड़ता है, कैसा काम करना पड़ता है, वर्क कल्चर कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस हो पाएगा नहीं, आगे पढ़ पाएंगे या नहीं। बहुत सारे डीएम आए हैं। और इस चीज़ के ऊपर ईपीएफओ एसएसए के ऊपर ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है नहीं, तो इसको आप दूसरों की मदद करना कह सकते हो या अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, दोनों आपके हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा वीडियोस है नहीं, तो मेरे को लगा कि मेरे को एक आधी वीडियोस और डाल देनी चाहिए। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं इस फील्ड में जाके, लेकिन स्टिल काफ़ी डीएम और कमेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ किस टाइप का काम किया जाता है यहाँ पे। हाँ, तो ईपीएफ आपको पता ही है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो पीएफ अमाउंट कटती है अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की, जो कि 12% होती है उनकी बेसिक वेजेस की। ठीक है, वो वाली उस अमाउंट को हैंडल करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक ईपीएस अमाउंट और होती है जो कि पेंशन अमाउंट, जो कि पेंशन इंश्योर करती है अपने उन एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि गवर्नमेंट में तो खैर अभी तो नहीं है, लेकिन पेंशन पहले थी, तो अभी तो एनपीएस वगैरह का सिस्टम आ गया है। उनके लिए ईपीएस होता है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ठीक है, तो उनकी अलग होती है, वो 8.33% अमाउंट करती है उसकी, एम्प्लॉयज़ शेयर की। ठीक है, तो उस जो बेसिकली ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को मैनेज करने के लिए ईपीएफओ की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके जैसे हमारा पैसा बैंक में जा रहा है, तो बैंक में डिपॉजिट होता है, तो हम निकलवाते हैं, तो सीधा जाके फॉर्म भरते हैं और विड्रॉल का फॉर्म भरते हैं और निकलवा लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप विड्रॉल का फॉर्म भर दिए और निकलवा लिए। इसमें क्लेम होते हैं कि क्लेम करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको किस चीज़ के लिए रुपए चाहिए, आपकी बीमारी है इस चीज़ के लिए रुपए चाहिए, कि आपको घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस जो कि कैटेगरी होती है, उस चीज़ के लिए रुपए चाहिए, कि आपको शादी करनी है, हायर एजुकेशन है। ये जितनी भी सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये एक टाइप ऑफ फॉर्म के अंडर आती हैं जी। ठीक है, जो कि फॉर्म 31 कहलाया जाता है। फॉर्म 31 एडवांस होता है कि आप एडवांस में पैसा ले रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर करीबन करीबन 7-8 टाइप के फॉर्म आते हैं। इलनेस, नेचुरल कैलेमिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ऑल्ट्रेशन ऑफ हाउस, मैरिज, हायर एजुकेशन, परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है तो नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस, और 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। ये काफ़ी टाइप के क्लेम आते हैं, काफ़ी टाइप की कैटेगरी हैं इस अंडर एक क्लेम के, फॉर्म 31 के, इस एक फॉर्म के अंडर आती हैं। ठीक है, फिर ये तो एक फॉर्म है, इस टाइप के फॉर्म ही 7-8 टाइप के हैं। ठीक है, फॉर्म 31 है, फॉर्म 13 है, 19 है, 10C है, 10D है, 20 है, 5IF है। ये आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएंगे, जब आप आओगे यहाँ पे तब आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो कि फॉर्म 31 जो होता है वो ट्रांसफ़र के लिए होता है, कोई बंदा ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट के लिए, कोई बंदा बाहर से जो मतलब अपने पास एक एसएसए के अंडर कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट मतलब कंपनी होती है, उस कंपनी के अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स को हैंडल करता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक ही अकाउंट चलेगा, तो कोई बंदा कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट से अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स में, जो तुम्हारे अंडर है, तुम्हारी अंडर एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर आता है, तो उसका ट्रांसफ़र होगा वहाँ से यहाँ, तो वहाँ से ट्रांसफ़र आउट होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र इन होगा उसका। ठीक है, और अगर यहाँ से कोई बाहर जा रहा है तो ट्रांसफ़र आउट, और वहाँ पे ट्रांसफ़र इन। इस टाइप से एक फॉर्म 13 होता है जो कि मेनली ट्रांसफ़र्स से डील करता है। फॉर्म 19 होता है जो कि किसी को अपने पीएफ का पूरा पैसा निकलवाना हो, कि भाई मैंने, जैसे मैं पहले कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, लेकिन मैंने अब जॉब छोड़ दी है, तो मेरे करीबन करीबन पड़ी है कुछ अमाउंट। ठीक है, तो कुछ अमाउंट पड़ी है, तो अब मेरे को, अगर मेरे को अकाउंट अपना बंद करना है, मेरे को सारा पैसा निकालना है, तो मैं अपना फॉर्म 19 अप्लाई करूँगा पीएफ सेटलमेंट, फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए। तो फाइनल सेटलमेंट कर देंगे मेरा, कि मेरा एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर दोनों दे दिए मेरे को, कि दो ही टाइप के शेयर होते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, जो कि 12% एम्प्लॉय का कटता है, 12% एम्प्लॉयर का कटता है। वो बात अलग होती है कि कंपनी और कॉर्पोरेट में जो, उस कंपनी या कॉर्पोरेट में जो 12% जो एम्प्लॉयर देता है, वो भी तुम्हारी सैलरी में से काटता है, वो तुम्हारे सीटीसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो थोड़ा ये जब आपके पीएफ सेटलमेंट होगी तो फॉर्म 19 के अंडर होगी, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा और आपका नील हो जाएगा बैलेंस उसके अंदर। फॉर्म 31, फॉर्म 13, फॉर्म 19 डन। अब फॉर्म 10C है, जैसे फॉर्म 19 जैसे अपना फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए होता है, फॉर्म 10C अपना दो चीज़ों के लिए होता है। एक तो फाइनल पेंशन सेटलमेंट की पेंशन सारे निकाल के दे दी, विड्रॉल बेनिफिट जिसको कहते हैं अपन,
और एक होता है अपना स्कीम सर्टिफिकेट, जो कि स्कीम सर्टिफिकेट लेते हैं बंदे जिनको जॉब छोड़ के किसी और जॉब में जा रहे हैं, तो उनको अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है ताकि वो लास्ट में जाके जब उनकी सैलरी 10 साल की हो जाए, जो कि मंथली पेंशन के लिए क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 10 साल की सर्विस होनी चाहिए तो तुमको पेंशन मिलेगी। तो वो अपनी स्कीम सर्टिफिकेट इकट्ठा करते हैं कि ये सर्टिफिकेट 2 साल की हो गई, अब फिर से 2 साल की, फिर से 2 साल की, 5 स्कीम सर्टिफिकेट ऐसे कंटिन्यू होती जाएंगी, तो लास्ट में जाके 10 साल कंबाइन हो जाएंगी और उनको मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग विड्रॉल बेनिफिट चाहते हैं, उनके 5 साल की सर्विस होते हैं वो सीधा विड्रॉल कर लेते हैं। कुछ लोग स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं क्योंकि उनको पेंशन चाहिए। ठीक है, दोनों टाइप के बंदे होते हैं। तो स्कीम सर्टिफिकेट वाले बेसिकली मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए ये सब करते हैं। और मंथली पेंशन जब देनी होती है तो उसके लिए फॉर्म 10D होता है। 10C था विड्रॉल बेनिफिट और स्कीम सर्टिफिकेट के लिए, 10D होता है मंथली पेंशन देने के लिए। जो भी बंदा 10 साल से ऊपर की सर्विस होगी उसको मंथली पेंशन हम देंगे, ये सारी चीज़ है। ठीक है, अब कुछ डेथ केसेस भी आते हैं कि जब बंदा मर गया है तो उसको बेनिफिट तो देना है ना, उसका मर गया है तो ऐसा तो है नहीं कि पीएफ मतलब सॉरी ईपीएफ को खुद के पास रख लेगा पूरा पैसा। तो उसका फॉर्म 20 होता है, 5IF होता है और मेनली 10D, ये 3 फॉर्म होते हैं डेथ केस के लिए। 20 होता है उसका फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए होता है, वो भी जैसे 19 होता था जिंदा लोगों के लिए, ये मरे हुए लोगों के लिए होता है। 5IF होता है EDLI स्कीम, जो कि होती है इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस अमाउंट देता है उसके, क्योंकि इंश्योरेंस भी तो होता है ईपीएफओ के अंडर। और एक 10D मैंने बताई दिया मंथली पेंशन के लिए होता है कि आपको उसको जो बंदा मर चुका है उसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, उसके नॉमिनीज होंगे, उनको पेंशन मिलेगी। नहीं होंगे नॉमिनीज तो उनके जो भी हैं लीगल हेयर्स हैं उनको मिलेगी पेंशन। जैसे वाइफ हो गई 25 साल से नीचे, ये 25 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको मिलेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग, ये जब आओगे तब सीख जाओगे। तो बेसिकली ये कुछ टाइप के फॉर्म्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये मैं पहले बताना भूल गया, पहले बताना चाहिए था ये चीज़ कि ये सिर्फ अकाउंट्स ग्रुप वाले हैं और आपको आपको ज़रूरत भी नहीं चीज़ों की पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होती है वो अकाउंट्स में ही तो होता है काम। बाकी तो हमारे अगर चेन्नई साउथ में बताऊँ मैं आपको, एडमिन में न्यूज़ वेन्यूज़ में से एडमिन में एक बंदा गया है, कंप्लायंस में एक बंदा गया है, रिकवरी में एक भी नहीं है, लीगल में एक बंदा गया है, सब में एक एक से काम चल जा रहा है। लेकिन बाकी जितने भी बचे ना, जितनी भी पूरी फोर्स बची, वो सारे के सारे अकाउंट्स में डाल देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्लेम्स जो रिसीव हो रहे हैं आपको वो ज़्यादा हैं, तो उनको क्लेम सेटल करने के लिए आपको बंदे ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए अकाउंट्स ग्रुप बड़ा भी है और ज़्यादा क्लेम्स भी आते हैं। तो इसके अंदर तो कई 20-20 ग्रुप बने होते हैं अकाउंट्स ग्रुप के अंदर भी। ठीक है, तो मेनली आपको इन्हीं चीज़ों से, जो मैंने चीज़ें बताई इन्हीं चीज़ों से आपको डील करना पड़ेगा। आपको एडमिन, रिकवरी, कंप्लायंस, इनकी चीज़ें ना तो देखो मेरे को पता है क्योंकि मैं अकाउंट से हूँ, और ना ही आपको कुछ फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि आपके अगर आप में से 40 बंदे हाँ जितने भी बंदे जा रहे हैं उसका 10% ही कहीं और जाएगा, बाकी 90% पूरा अकाउंट्स में आएगा। तो मेनली जो बातें बता रहा हूँ वही आपसे आपके काम की है। ठीक है, ये टाइप के क्लेम्स करने पड़ेंगे। फिर ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्लेम्स कर रहे हैं आप, ये सारे सिंपल क्लेम्स हैं, क्योंकि ये क्लेम्स करने के लिए आपको लेजर चेक करनी होती है। लेजर जो होता है वो बही खाता जिसको कहते हैं, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना उसने निकलवा लिया है पहले से, या कितनी एम्प्लॉय की अमाउंट आ रही है, कितना एम्प्लॉयर का शेयर आ रहा है। ठीक है, कितनी पेंशन का अमाउंट आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है या नहीं, 58 ईयर्स के बाद भी कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं, पेंशन की अमाउंट कट रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी लेजर चेक करनी पड़ती है आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बंदे की लेजर ठीक हो, क्योंकि कंपनीज सारी बढ़िया नहीं होती ना। कंपनीज तो ऐसी होती है कि मतलब बहुत ही बेकार कंपनीज होती है। जब आप यहाँ पे आओगे लेजर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जितनी एस्टेब्लिशमेंट्स आपके अंडर आती हैं उनके अंडर मतलब उनमें से सबसे बेकार वाली एस्टेब्लिशमेंट कौन सी है। ठीक है, अब मेरे को पता है मेरी सबसे बेकार एस्टेब्लिशमेंट कौन सी है, और वो जानी मानी एस्टेब्लिशमेंट है पूरे इस आर में। जानी मानी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि मेरे को दे दी गई थी 4 महीने पहले। अभी तो काफ़ी अंडर कंट्रोल आ गई है वो। ठीक है, तो ऐसी बात है कि सारी कंपनीज अच्छी नहीं होती, तो उनके सारे लेजर्स अच्छे नहीं होते। अब आपको जब क्लेम सेटल करोगे तब वो लेजर्स आप खुद से ठीक भी करनी पड़ेंगी। आप
एक दो बारी केस रिजेक्ट मार दोगे कि भाई आपके लेजर ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब कंपनी वाला क्लैरिफिकेशन लेटर दे देगा इस चीज़ के लिए कि भाई ऐसा ऐसा है, हाँ, तो जब कंपनी वाला क्लैरिफिकेशन लेटर दे देगा तो अब आपको ठीक करनी पड़ेंगी वो लेजर्स। तो उन लेजर्स को ठीक करने के लिए भी देखो मेहनत तो चाहिए, काम तो है वो भी अपना एक, तो वो काम भी आप जान लोगे क्या काम होता है। उसके लिए आपको जैसे कि अगर अमाउंट जो है पेंशन की अमाउंट वो बाइफरकेट नहीं की हुई, बाइफरकेट मतलब कि जो एम्प्लॉयर का शेयर है उसके अंदर से बाइफरकेट होती है। एम्प्लॉयर का शेयर 12% का आता है, 3.67% एम्प्लॉयर का शेयर रहता है और 8.33% वो पेंशन अमाउंट में चला जाता है। तो वो पेंशन बाइफरकेट नहीं करते आधी बार, तो अब वो बाइफरकेट करनी पड़ेगी। अब सिर्फ बाइफरकेशन तो नहीं होगा, अब मतलब सीधा ऐसे तो नहीं है कि भाई 1000 रुपये आए तो उसमें से 833 निकाल दिए उसको, 367 बच गए इस साइड, तो ऐसा तो नहीं है। तो सॉरी 1200 में से तो फिर इन चीज़ों के ऊपर अब इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट होगा, तो वो इंटरेस्ट भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उस चीज़ का नाम यहाँ पे दे रखा है आईबीबी कैलकुलेशन। अब वो आईबीबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। फिर मेंबर्स, अब दिन में जैसे बहुत से, हर ग्रुप का अलग है, हर एस्टेब्लिशमेंट का अलग है। किसी एस्टेब्लिशमेंट के मेंबर आके तंग ही नहीं करते, किसी के बहुत ज़्यादा मेंबर्स आते हैं, तो मेंबर्स भी हैंडल करने पड़ेंगे। जिस एस्टेब्लिशमेंट में आप हो वो आपको उसके मेंबर हैंडल करने पड़ेंगे। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेंबर हैंडल ही नहीं करते, उनके मेंबर आते ही नहीं है। मेरे मेंबर दिन में 5-5 6-6 मेंबर आ जाते हैं और इतना मतलब माथा खा जाते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्स सर्विसमैन वाली ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर भर भर के आते हैं वहाँ पे। और आपको पता ही है एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो जब तक काम ना हो जाए, वो श्योरिटी ना ले ले, तब तक जाते नहीं हैं। तो मेंबर हैंडल करने के पड़ेंगे आपको। कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, मेरे को पता है, पर क्या करें, अब नौकरी है, ठीक है। तो मेनली तो यही काम है। बाकी और भी जैसे डेथ केस आ रहा है, डेथ केस ऐसा नहीं है सिर्फ यही काम है, बहुत ज़्यादा काम है इनके अलावा भी काम है। लेकिन जैसे डेथ केस आ रहा है, अब डेथ केस की पूरी फाइल आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधी प्रोसेस हो जाएगी वो। पहले आपको स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी वो डेथ केस की फाइल कि सही है या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ है या नहीं। आधार कार्ड है, ठीक है, बैंक पासबुक है, ठीक है, कहीं लास्ट में जाके पता चल रहा हो कि आप केस प्रोसेस करने लग रहे हो, ओहो पासबुक तो दी नहीं। अब मेंबर को कॉल करके बुलाओगे थोड़ी हर मेंबर को, तमिल में बात, पहली बात तो तमिल में बात नहीं कर पाओगे आप। किसी के सीनियर की हेल्प लोगे, मैडम मैडम कॉल हिम, आस्क हिम टू कम विद द बैंक पासबुक, ये तो करोगे नहीं आप। और करोगे तो फिर वो भी कह देंगे फिर आपने देखा क्या, हर मेंबर को तुम बार बार बुला रहे हो, डेथ हो गई जिस मेंबर की उसके घर वालों को बुला रहे हो, तो पहले से आपको डेथ केस की स्क्रूटिनी वगैरह करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हर केस की जो भी फिजिकल टाइप का केस, डेथ केस फिजिकल टाइप के आते हैं मोस्टली, तो उनकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि एक बार मेंबर सबमिट करके चला गया है तो बार बार आपको उसको बुलाओ नहीं, ठीक है। ये स्क्रूटनी वाला काम भी अपना है, कई जगह नहीं होता है, यहाँ पे भी पहले नहीं था, अभी दे दिया है, ठीक है। ऐसे मतलब मैं अगर अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं सारे काम, जैसे जो जो काम मेरे दिमाग में आए, मेनली क्लेम सेटल है। देखो क्लेम सेटल तो आपका है ही है काम, उसके अलावा काफ़ी काम है, जैसे जितने मेरे दिमाग में आए मैंने आपको बता दिए। बाकी जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आओगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी सारी चीज़ें। हो सकता है थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन कर दी हों बातें, लेकिन बेटर है कि आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, काफ़ी बंदों के डीएम आए हैं कि सर मैं इस जॉब में हूँ, पहले मेरे को इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कैसा वर्कलोड है, कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है। तो भाई देखो वर्कलोड वगैरह में काम मैंने बता दिया किस टाइप का है। अब आ जाते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में। चेन्नई साउथ वाले इसमें बताऊँ तो दुखी कर रखा है भाई हायर अथॉरिटीज़ ने, ठीक है, साफ सीधी मुँह पे बात कह रहा हूँ। हायर अथॉरिटी ने मतलब जो बिल्कुल जस्ट हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नहीं, टॉप पे हैं उन्होंने, ठीक है, हाँ, तो उन्होंने दुखी कर रखा है। वो भी जब जब न्यूज़ वाहिनीज जो आए हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं पुराने वाले काम नहीं करते, पुराने वाले काम करते हैं, कुछ कुछ उनमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मेरे ग्रुप में सभी सभी लगे रहते हैं काम के, ठीक है, मेरे ग्रुप में काम भी हद पार है इसलिए। और ऐसा नहीं कि पुराने वाले काम नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ नहीं करते। जो इनकी क्लेम पेंडेंसीज कम हुई हैं वो हमारी वजह से कम हुई है, न्यूज़ वाहिनीज की वजह से, ये फैक्ट है, ठीक है। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का, लेकिन ये फैक्ट है। और उसके बावजूद भी ये मतलब बिल्कुल भी जो हायर टॉप की हायर अथॉरिटीज़ हैं वो सपोर्टिव नहीं है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, देखो सोच के आना थोड़ा। अगर आपका वहाँ पे जो पिछले वाली जॉब है उसमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, हल्की सी बस डिफरेंस है सैलरी में 5-10 हज़ार का, और आपका मन लग रहा है वहाँ पे, मत आना, साफ मना है, ठीक है।
आप सोचोगे 4 साल बाद लेवल 6 पे होम स्टेट जाने का मौका। मानता हूँ मैं ये सारी बातें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लेवल 6 पे रुक जाओगे आप, तैयारी करोगे ना लेवल 7 की। तो यहाँ रह के तो अगर स्पेशली मैं बाकी किसी स्टेट के किसी आरओ के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे को नहीं है आइडिया भाई, साफ सीधी बात। इस आरओ में नहीं कर पाओगे पढ़ाई, स्टार्टिंग के 4-5 महीने बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ इस आरओ में, ठीक है। अभी तो खैर मैं खुद महाराष्ट्र रिलोकेट होने वाला हूँ, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे देखेंगे तो क्या इंडिया की सबसे हाईएस्ट पेंडेंसीज महाराष्ट्र में ही होती हैं, लेकिन स्टिल देखते हैं कि यहाँ इससे ज़्यादा तो क्या ही काम करवाएंगे। 12-12 बजे तक बैठा हूँ मैं यहाँ पे, 12-12 बजे तक कुछ लोगों को शौक लगेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो क्या ही काम करवाएंगे, देखते हैं अब। भाई ये काम था इसी टाइप का, मतलब वर्क कल्चर है, काम जो करना पड़ेगा आपको इसी टाइप का करना पड़ेगा, मेनली क्लेम सेटलमेंट वगैरह। तो आप अपने सोच समझ के आना। टाइमिंग देखो, ऑफिशियल टाइमिंग 9:15 to 5:45 है ऑफिशियल टाइमिंग। यहाँ पे अभी तक ऐसा एक भी सैटरडे नहीं गया है जिसमें ड्यूटी ऑर्डर में मेरा नाम नहीं आया हो, ठीक है, एक भी सैटरडे नहीं गया है। वो बात अलग है कि मैं नहीं आएगा सैटरडे में नाम मेरा ड्यूटी ऑर्डर में, तो भी मैं आऊँगा, क्योंकि मैं रूम पे पड़ा बोर हो जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन ऐसा एक भी सैटरडे नहीं गया है जिसमें मेरा ड्यूटी ऑर्डर में नाम आया नहीं आया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम नहीं आए ड्यूटी, मतलब उस दिन सैटरडे के दिन, अगले दिन मेमो मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे मेमो प्रसाद जैसा हो गया है इस ऑफिस में, चेन्नई साउथ में। मैं बाकी जगह नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा, इस ऑफिस में बता रहा हूँ कि अगर सैटरडे को नहीं आया, मंडे को मेमो इंस्टेंट प्रसाद है यहाँ का, इंस्टेंट प्रसाद मेमो मिल जाता है। यहाँ पे भाई एक लौंडा आया था अकाउंट्स ग्रुप में, 2 दिन हुए तो उसको ज्वाइन किए हुए, तीसरे दिन मेमो दे दिया था उसको। सीनियर्स को यार, असिस्ट जो यूपीएससी दे के आ रहे हैं एसी वगैरह, उनको मेमो मिल जा रहा है, हम तो चीज़ ही क्या है। तो ये ऐसी सी लाइफ है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, बट देखने में शायद स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, क्या पता, बट कर लेना एडजस्ट, यही काम है, ठीक है भाई। मिलते हैं, कोई चेन्नई साउथ आएगा, हमसे पहले ज्वाइनिंग कर ली तो आके मिलना यार, खुशी होगी कि कोई बकरा तो आया नया नया बकरा आ रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।